चलो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चंस इनमें से पूछे गए थे। रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था, इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे और यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप इन क्वेश्चंस को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितने इनमें से आते हैं। यदि आप लोगों को आते हैं तो आप समझो आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो चलते अपन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। पहला वाला क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देख लीजिए, व्हेन ए क्लाइंट रिसीव वैक्सीनेशन द नर्स अंडरस्टैंड दैट इज डेवलप ऑटो इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। बताओ इसका क्या है। देखो ये अभी एग्जाम के अंदर आया हुआ था, ये जो है यानी कि वेरी गुड, बहुत मजा आ गया जब मेरे को आप ऐसे जवाब देते हैं। तो मेरे लगता है कि मेरे स्टूडेंट बिल्कुल ही सेलेक्ट हो जाएंगे तब जब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे जवाब देते हैं। ये अभी आया था महाराष्ट्र के अंदर जो एग्जाम था, उसके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान रखना क्या है इसका नाम, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ऑटो इम्यूनिटी का यहां का मतलब कोई नहीं है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि आफ्टर इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी गेन करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, आफ्टर इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी गेन करते हैं उसे कहते हैं अपन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी यानी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क या फिर मदर से, हम बात करें या फिर मदर से किसको, बेबी को जो इम्यूनिटी जाती है, एंटीबॉडी जो जाती है उसे क्या कहते हैं अपन, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है, IgA, और प्लेसेंटा से कौन सी जाती है, IgG। ध्यान रखना कौन सी जाती है, IgG। ठीक है, यानी GGI। ठीक है, यदि हम बात करें एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी तो ये होती है कौन सी, वैक्सीन से। वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी होती है उसे कहते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं, किसे, वैक्सीनेशन से। ठीक है, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। वेरी गुड, है ना। बात करें अपन यहां पर, अब देखो क्वेश्चंस यहां पर, विच एक्टिविटीज शो ए नर्स एंगेज इन टर्सरी प्रिवेंशन। ए नर्स शेड्यूल्स ए रिहेबिलिटेशन session for a patient who has undergone knee replacement surgery. Nurse assess the risk factor of a patient in the casualty admit with the chest pain. A community health nurse visit a patient home to change a wound dressing. Nurse provide health education to the school children on healthy eating. बताओ इसका सही आंसर क्या होगा भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर बात करें, कौन सी बात करें अपन यहां पर, टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन को क्या कहते हैं अपन। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब, है ना। देखो आज जो है मैं आपको ये पुराने पेपर्स के करा रहा हूं हिंदी में, जो कौन बोल रहा है ये हिंदी में, है ना। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लो आप लोग, ये कौन बोल रहा है मैं देखता हूं कि हिंदी में कौन करा है ये, कि सर हिंदी में, है ना। उसका कमेंट ही बहुत ऊपर निकल गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लो, है ना। हिंदी पढ़ते रहोगे तो कभी कभी इंग्लिश में पेपर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है, यहां पर बात करें, देखो ये अभी एग्जाम हुआ था उसका पेपर है ये, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर होगा रिहेबिलिटेशन। यानी कि कहने का मतलब एक वो सेशन जिसके अंदर जो है यहां पर उसे कहते हैं अपन, यानी कि रिहेबिलिटेशन जब हम कराते कहते हैं उसे कहते हैं अपन टर्सरी प्रिवेंशन। सुनील शर्मा ने बोला, हाँ सुनील थोड़े हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ने लग जाओ, इतने मैच्योर हो जाओ कि आप इंग्लिश को भी फोड़ दो। ठीक है, हिंदी को भी आप फोड़ दो। देखो अब यहां पर अपन बात करते हैं अपन, देखो नर्स असेस द रिस्क पेशेंट ऑफ द कैजुअलिटी इन एडमिटेड पेशेंट। रिस्क वाले को ये कौन सा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये कौन सा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। ध्यान रखना प्रिवेंशन, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इनिशियल असेसमेंट, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, असेसमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, यानी कि अगर आप बात करें किसकी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की, तो वो कौन सा होगा, वो होगा अपना यहां पर सेकेंडरी प्रिवेंशन। बात करें ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट द पेशेंट टू होम चेंज वुंड ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये भी अपना जो है, अच्छा है ना, ये भी अपना जो है ना,
अच्छा यहाँ पर रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें जो है एडमिट नर्स असेस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द पेशेंट इन कैजुअलिटी, है ना, इन द असेसमेंट। तो ये भी सेकेंडरी, ये वाला भी क्या है, ये वाला भी ये सेकेंडरी आएगा, ये सेकेंडरी आएगा, है ना, सेकेंडरी। और ये अपना जो है वो रहेगा यहाँ पर रहेगा ये नर्स प्रोवाइड द एजुकेशन, ये प्राइमरी रहेगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, देखो इसमें थोड़ा सा मिला जुला है, ये दोनों मिला जुला है, यहां पर मिला जुला है, एक तो असेसमेंट भी है यहाँ पर और रिस्क फैक्टर भी है, दोनों है यहाँ पर। अगर इसमें मॉडिफिकेशन रिस्क फैक्टर होता तो इसको अपन क्या कहते हैं, अपन इसको मॉडिफिकेशन और रिस्क फैक्टर कहते थे, इसको प्रीमोडियल कहते थे अपन, क्या कहते थे इसको, प्रीमोडियल। लेकिन यहाँ प्रीमोडियल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कारण क्या है, तो यहाँ पर असेसमेंट भी है, यहाँ पर असेसमेंट कर रहे हैं अपन, तो असेसमेंट जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो उसको प्रीमोडियल नहीं कहेंगे, क्योंकि आप असेसमेंट कर ले, इनिशियल अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आप लोग करने वाले हैं। तो यहां पर जो है ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी, क्योंकि यहाँ रिस्क फैक्टर भी है, ठीक है, तो दोनों चीज यहां पर रखी है, ठीक है। तो यहां पर जो है सेकेंडरी होगा और ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। क्या हो गया, स्क्रीन, हाँ स्क्रीनिंग कर रहे हैं अपन, असेसमेंट कर रहे हैं अपन। मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद प्री-एक्लेम्पसिया टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हाइपरटेंशन, हीमोरेज और जो है हाइपोमैग्नीशियमिया और सीजर। किसके लिए अपन जो है मैग्नीशियम सल्फेट को देते हैं अपन, भाई बताओ किसके लिए देते हैं अपन, MgSO4 को किस लिए देते हैं? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप लोगों को जवाब आता है, बिल्कुल सीता बास के, है ना, हाँ बहुत अच्छे से आप लोगों को जवाब आता है, फातिमा, है ना। अगर आप लोगों के ऐसे जवाब आ रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को यदि कर रहे हैं तो मैं निश्चित ही डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूं कि मेरे स्टूडेंट कहीं रुकने वाले नहीं है ना। HTM के एकेडमी के स्टूडेंट कहीं रुकने वाले नहीं है, चाहे तूफान कितना भी आ जाए लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। आप लोगों ने शायद मेरा एक स्टेटस, कल मैंने आपको स्टेटस लगाया था, किसी लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। यानी कहने का मतलब जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन यदि हमने ठान लिया, यदि आपने सोच लिया कि मेरे को इसको करना है, तो फिर आप उस मंजिल को हमेशा पालोगे। सिर्फ आपके अंदर चाहिए जुनून। यदि आप लोगों के अंदर जुनून है तो फिर आपके जिंदगी में कितनी भी बाधाएं आ जाए, सबको आप बाधाओं को तोड़ के आगे निकल जाओगे। तो यहां पर हम बात करें हाइपरटेंशन की। यदि प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन है तो क्या देते हैं अपन भाई मेरे डियर स्टूडेंट, प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरटेंशन उसे क्या देते हैं, उसमें क्या देते हैं अपन, मिथाइलोडोपा। क्या देते हैं अपन, मिथाइलोडोपा। क्या देते हैं, मिथाइलोडोपा, है ना, डोपा, ये देते हैं ना मिथाइलोडोपा, ठीक है, मिथाइलोडोपा, है ना, वेरी गुड। और यदि हिमोरेज की बात करें तो इसमें क्या देते हैं अपन, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन या हम बात करें मिथार्जिन, ये देते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन देते हैं या फिर मिथार्जिन देते हैं। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है, जो मिथार्जिन है इसको हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर इसको बिल्कुल भी आपको नहीं देना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप ध्यान रख लेना, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, समझ में आ गया, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसे कराता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट, इसलिए अपन इसको नहीं देते अपन। यहां पर अगर बात करें अपन हाइपोमैग्नीशिया, तो हाइपोमैग्नीशिया का यहां पर कोई कारण नहीं हो सकता है। बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो अपन प्रेगनेंसी के अंदर देंगे वो देंगे अपन सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, जो सीजर है उसे बचाने के लिए, जो झटके आते हैं उसे बचाने के लिए अपन देंगे, क्या देंगे अपन यहां पर, वो देंगे अपन मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा मेरी बात सुनो, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है भाई, आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है, MgSO4 का एंटीडोट क्या है, तो इसका एंटीडोट क्या है भाई, एंटी यानी कि विपरीत, तो इसका एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ध्यान रखना, ग्लूकोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप 10 स्टार लगा लेना। ये सऊदी अरब का गोल्ड है, गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड है, ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। चलो वेरी गुड,
चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जब भी आप MgSO4 दे रहे हैं तो आपको रेस्पायरेशन जरूर असेस करना है, ध्यान रख लेना, रेस्पायरेटरी रेट आपको असेस करना है। इसके अलावा डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी आपको असेस करना है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी आपको क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब दिया है। यहां पर बात करें, ए नर्स इन ए पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट विच पेशेंट अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन। यानी कहने का मतलब एक पेशेंट है जो साइकेट्रिक यूनिट के अंदर है, उसको कौन सी अटेंशन यानी कि कौन सी जरूरत है जिसमें आपको तुरंत ध्यान देना है, ठीक है। A patient who is refusing to attend group meeting, एक पेशेंट है जो ग्रुप मीटिंग को रिफ्यूज करता है। A patient with rapid and irrelevant speech, जो अंट संट बोल रहा है, जिसे कहते हैं अपन सीधी भाषा में कहते हैं अंट संट बोलना, ठीक है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, उसे कहते हैं अपन अंट संट बोलना। या तो क्या है, वो अंट संट बोल रहा है पेशेंट, वैसे को। तीसरी बात, ए पेशेंट हु इज एक्सप्रेसिंग, एक पेशेंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है होमिसाइडल आइडिएशन एंड टुवर्ड नेबर हु लाइव नेक्स्ट हिज होम। कहने का मतलब एक पेशेंट है जो अपने क्या है, अपने पड़ोसी को मारने के लिए आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, उसको करोगे आप। ए पेशेंट हु हैज बीन स्लीपिंग ओनली 2 आवर्स इन नाइट, या फिर एक पेशेंट है जिसे आप जो रात में 2 ही घंटा सोता है, उसे किसे आप असेस करोगे। तो यहां पर बताओ भाई किसको आप असेस करोगे। भाई वेरी गुड माय डियर सुनील कुमार, यू आर वेरी गुड, है ना। चलो तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपना यहां पर, वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहां पर, वो रहेगा पेशेंट एक्सप्रेसिंग होमिसाइडल आइडिएशन टुवर्ड द नेबरहुड। बेचारा ये जो पेशेंट, ये एक पेशेंट है, खूंखार आतंकवादी है, ये खूंखार आतंकवादी, और ये अपने पड़ोसी को मारना चाह रहा है, बेरा है ना, अपने पड़ोसी को ये मारना चाह रहा है, इस पड़ोसी को बेचारे को मारना चाह रहा है ये, है ना, ये खूंखार, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले असेस करेंगे, कहीं पता चले कि घर जाकर पड़ोसी को नहीं टपका दे, है ना, पड़ोसी के साथ साथ में, है ना, और किसी को टपका नहीं दे, तो भाई ये बहुत इमरजेंसी है ना। अगर ऐसा व्यक्ति तो जेल में पटक, मतलब जो है जेल में नहीं, मतलब इसको क्या है जो है वहां पर आपको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेके जाना है। वैसे तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, यदि कोई ऐसा पेशेंट होता है ना, मारने दो पड़ोसी को, ऐसा ही है। हाँ, यदि मेरी बात सुनो, क्या होता है इसमें एक नियम होता है, यदि कोई भी पेशेंट होता है तो उसको 24 आवर में एसडीएम के सामने पेश करना होता है, यदि कोई साइकेट्रिक पेशेंट ऐसा करता है तो। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, यहां पर कोई समझने वाली बात नहीं है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, माहवारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज इंडिकेट प्रेगनेंसी, यानी कि माहवारी नहीं है तो यह हमेशा ये प्रदर्शित करेगा कि वो गर्भवती है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद ही माहवारी आ जाती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आर हाई, माहवारी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होते हैं। एंडोमेट्रियम इज शेड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या एंडोमेट्रियम शेड आउट हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो क्या कहते हैं भाई, मेरी बात सुनो मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आप लोगों का। मतलब मेरे को अब पूरा विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, दुनिया का तो नहीं कहेंगे अपन, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, उसको क्रैक कर लेंगे, इतना तो विश्वास हो गया है ना। मतलब इतना तो विश्वास हो गया कि मेरे स्टूडेंट अब सब एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो यहां पर जो सही आंसर होगा, वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर है वो है डी वाला। देखो हम बात करें किसकी, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हम बात करें किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें अपन तो यहां पर मैं नेक्स्ट वाले पेज पे दिखा देता हूं आपको। देखो सबसे पहली बात करते हैं, ये यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो है इस प्रकार से जो है क्या है, गर्भाशय होता है ना, ये सर्विक्स और ये यहाँ पर, इसके बाद में वेजाइना आती है। यहां पर अगर बात करें तो इसके अंदर 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है, ऐसे इसके अंदर लेयर होती है। सबसे बाहरी वाली लेयर को क्या कहते हैं अपन, पेरीमेट्रियम, 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 है ना, पेरीमेट्रियम कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, ठीक है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा मतलब पेरीमेट्रियम,
ये पर्दे, पर्दा है ना, पेरीमेट्रियम बाहर। नेक्स्ट मायोमेट्रियम, मेट्रियम, और अंदर वाली है वो है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी एक पार्ट होता है फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर, ये क्या होती है फंक्शनल लेयर? हर बार जो हर बार महावारी आती है उस समय ये क्या होती है? शेडिंग होती है। शेडिंग होने का कारण क्या है? यहां पर जो है महावारी के दौरान क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन और प्लस, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? जो है ब्लड निकलता है। ठीक है, यहां पर एक जो आप लोगों को एक और चीज में इंपॉर्टेंट बताता हूं, है ना। अच्छा, यूट्रस का वेट कितना होता है आप लोग बताओ? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? यूट्रस वेट बताओ, आप लोग बताओ तो फटाफट बताओ। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, शानदार जवाब। इसे ही कहते हैं कि HTM के एकेडमी के धुरंधर बैट्समैन, है ना। बहुत शानदार जवाब। ठीक है, गुड। तो इसे कहते हैं अपन जो है, यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा कितना होता है भाई? 60 ग्राम। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कहां पर पहुंच जाता है? ये लगभग 900 ग्राम से, है ना, 900 ग्राम तक ये पहुंच जाता है प्रेगनेंसी में, 900 से 1000 ग्राम तक, है ना। चलो वेरी गुड, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। Which of the following parameter should the checked before administering digoxin? Respiration, apical pulse, जो रेडियल पल्स और ब्लड प्रेशर। आपको कौन सा चेक करना है? आप जब डिगोक्सिन दे रहे हैं, डिगोक्सिन देने के पहले आपको कौन सा पैरामीटर चेक करना है? बताओ यहां पर कौन सा पैरामीटर चेक करना भाई डिगोक्सिन के समय? वेरी गुड, बताओ भाई। कल्पना राठौड़, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, है ना। अभी तो नाइट चल रही है वैसे। हाँ बताओ, डिगोक्सिन के समय भाई मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को सब तरह से आपको ऐसा पक्का खिलाड़ी बना रहा हूं, चाहे गेंद इधर से आए चाहे गेंद उधर से आए, मतलब ऐसा बैट्समैन बनाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मतलब जो ऑलराउंडर, चाहे जो बॉल गुगली आए चाहे स्पिन आए, लेकिन आपको सिर्फ 6 ही लगाना है। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, यहां पर वेरी गुड। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा यहां पर अपना है, वो है क्या है? एपिकल पल्स। ध्यान रखना, एपिकल पल्स। यदि हम यहां पर बात करें किसकी? डिगोक्सिन। बहुत अच्छा आंसर है, आपको मैं बताता हूं, डिगोक्सिन। डिगोक्सिन जो मेडिसिन होती है, इस मेडिसिन का उपयोग हम किसमें करते हैं? अपन यूज करते हैं इसको हार्ट फेलियर में। ध्यान रखना, हार्ट फेलियर में, फेलियर के अंदर इसको यूज करते हैं अपन। लेकिन इसका सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट की बात करें अपन, साइड इफेक्ट वो होता है इसका ब्रेडिकार्डिया। ध्यान रखना, इसका साइड इफेक्ट है वो है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का कम हो जाना। हार्ट रेट कैसे कम हो जाती है? 60 से बिलो हो जाती है इसकी, है ना। ये ध्यान रखना, यदि 60 से बिलो हो गई तो हमें तुरंत क्या कर देना? इसको स्टॉप कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्टॉप कर देना और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 से बिलो हो गई तो बहुत महत्वपूर्ण है ये डिगोक्सिन। यहां पर एक और इसका साइड इफेक्ट होता है, और इसका कॉमन साइड इफेक्ट कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि क्या होता है एनोरेक्सिया का मतलब? बताओगे आप लोग? मतलब जो है भूख नहीं लगती है उसको, है ना। भूखा मतलब जो है भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया। बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा और भी होते हैं, है ना, नोजिया, मतलब जो है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। ठीक है, यहां पर हम बात करें, देखो रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन किसमें चेक करते हैं? MgSO4 में। MgSO4 में अभी आपको मैंने बताया था, यदि रेस्पिरेशन चेक करना तो आपको MgSO4 में। और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 16 से 24 के बीच में होता है ना। 16 से 24 के बीच में होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन। वैसे नॉर्मली अपन जो है 16 को ही मानते हैं अपन। ठीक है, हाँ
एपिकल पल्स कितनी होती है भाई? नॉर्मल एपिकल पल्स कितनी होती है? नॉर्मल एपिकल पल्स, नॉर्मल एपिकल पल्स कितनी होती है? नॉर्मल एपिकल पल्स, रामेश्वरम कहां से हो, कितनी होती है? हाँ देखो ये 24, मैंने 24 क्यों लिखा? अधिकतम है ये, अधिकतम, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, है ना। वैसे तो 16 ही होता है, 16 से 18 मानते हैं मोस्टली अपन, क्या है 16 से 18 के बीच में रहता है ना। नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 100, ठीक है, सॉरी कितनी होती है? 72, कितनी होती है? 72। यदि ये 100 से ऊपर चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं अपन टैकीकार्डिया, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर की बात करें अपन, ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई? नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अरे भाई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की पूछ रहा हूं मैं, ये तो बहुत इजी है, 230/80। कौन है ये भाई? पंकज जानी, मरवाओगे क्या 230/80 में? उड़वाओगे मेरे को लग रहा है। अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 जो है डायस्टोलिक होता है। अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि हम बात करें पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है भाई? पल्स प्रेशर बताओ आप। पल्स प्रेशर यदि हम सिस्टोलिक के सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को माइनस करते हैं अपन, किसको? सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक टोलिक माइनस डायस्टोलिक, टोलिक, इसे क्या कहते हैं अपन? पल्स प्रेशर। यदि डिफरेंट है, डिफरेंट है कौन सी? रेडियल, रेडियल बिटवीन एपिकल, इसे क्या कहेंगे भाई? रेडियल और एपिकल के बीच में यदि पल्स जो डिफरेंट है तो इसे क्या कहेंगे अपन? यदि दोनों में डिफरेंट आ रही पल्स तो इसे क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे बताओ फटाफट। वेरी गुड महस्वता, इसे कहेंगे अपन पल्स डिफिसिट। क्या कहेंगे इसे अपन? पल्स डिफिसिट, ठीक है, इसे कहेंगे अपन पल्स डेफिसिट। बहुत अच्छे से जवाब दिया, ठीक है। चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। अच्छा पल्स कहां पर लेते हैं अपन? पल्स कहां पर लेते हैं? एपिकल वाली, एपिकल जो पल्स लेते हैं कहां पर लेते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, कोस्टल स्पेस, कहां पर? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, यहां पर लेते हैं अपन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है पल्स लेते हैं अपन। और कौन सा होना चाहिए? मिड एक्सिलरी, कौन सा? मिड एक्सिलरी, ठीक है, मिड एक्सिलरी होना चाहिए, ध्यान रखना मिड एक्सिलरी होना चाहिए, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। Which of the following diagnostic test is definitive for pulmonary tuberculosis? Pulmonary tuberculosis के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट डेफिनेटिव है ना? मोन्टेक्स टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट, विडाल टेस्ट, आरटीपीसीआर, कौन सा भाई यहां पर जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए? बताओ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट अपन करते हैं अपन? बताओ। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे से आप लोगों को जवाब आ रहा है, शानदार माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप लोग, है ना। चलो तो यहां पर जो सही आंसर क्या होगा? यहां पर होगा वो होगा अपना मैंटॉक्स टेस्ट। देखो मेरी बात सुनो, वैसे ये डेफिनेटिव नहीं है, यहां पर क्वेश्चन है ना ऐसे आया था, किसमें? महाराष्ट्र के अंदर जो डीएमईआर का एग्जाम था उसके अंदर आया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं डेफिनेटिव टेस्ट मोन्टेक्स नहीं है, यहां पर डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा होता है? यदि यहां पर स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दे रखा था, तो यदि स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन था तो वो डेफिनेटिव था, ठीक है। ये सिर्फ ओनली किसको इंडिकेट करता है? एक्सपोजर, एक्सपोजर टू टीबी, बस इसी चीज को इंडिकेट करता है। लेकिन यहां पर क्या एक ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो फिर अपना सही आंसर यही रहेगा, है ना, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो इसमें क्या असेस करते हैं अपन? इसके अंदर जो है हमें इसमें क्या कहते हैं? 0.1 ml, ध्यान रखना 0.1 ml क्या देते हैं अपन? पीपीडी। और किस रूट से देते हैं अपन? जो रूट होता है आईडी, इंट्राडर्मल, ठीक है, लोअर एस्पेक्ट ऑफ, है ना, आर्म के लोअर एस्पेक्ट पर 0.1 ml देते हैं पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। और इसके बाद में जब हम इसको जो रीड करते हैं
48 टू 72 आवर्स के बीच में इसको रीड करते हैं अपन। यदि रिथमा इसके बाद में यदि रिथमा हमारा 10 mm आ जाता है तो 10 mm का मतलब ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है। क्या करता है? ये 10 mm आता है तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है किसमें? नॉन HIV पेशेंट में। ध्यान रखना, नॉन HIV पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं। यदि HIV पेशेंट की बात करें अपन तो उसके अंदर यदि 5 आ जाता तो भी उसको अपन क्या मानेंगे? अपन पॉजिटिव उसके अंदर मानते हैं अपन। लेकिन यहां पर जो है 10 mm आना चाहिए। यदि 6 से 8 के बीच में है तो इसका मतलब या उसके बीच में है तो उसे डाउटफुल मानते हैं अपन। क्या मानते हैं उसे अपन? डाउटफुल मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 6 से 8 के बीच में, तो यदि 6 से 8 के बीच में तो उसे डाउटफुल माना जाता है। ठीक है, 9 to 10 mm मोस्टली जो है 10 mm को ही मानते हैं अपन, 9 to 10 mm। ठीक है, हाँ चलो बात कर लेते हैं अपन यहां पर। अब मैं कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूं। देखो मोटा टेस्ट जो है ये एक्सपोजर को इंडिकेट करता है। अगर बात करें अपन रूटीन ब्लड टेस्ट में तो सीबीसी और ये सब अपन करते हैं इसके अंदर। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए करते हैं अपन, टाइफॉइड के लिए करते हैं अपन। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ क्लियर 10 mm होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आरटीपीसीआर की बात करें तो ये अपने जो किसके लिए देते हैं अपन, इसका किसके लिए करते हैं अपन आरटीपीसीआर को, है ना? किसके लिए करते हैं अपन आरटीपीसीआर? अपने जो कोविड महाराज के लिए। किसके लिए? कोविड के लिए। कोविड का कंफर्मेटरी टेस्ट है कौन? आरटीपीसीआर। ध्यान रखना, कोविड का कंफर्मेटरी टेस्ट है आरटीपीसीआर। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाक से। बात करें यहां पर, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैलेंस, पोस्चर एंड मसल टोन? सेरेबेलम, पोन्स, रेटिकुलर सिस्टम और मेडुला ऑब्लंगेटा। भाई कौन सा यहां पर सही आंसर क्या होगा बताओ? आपको जवाब तो बिल्कुल, मेरे को पता है कि आप लोग बिल्कुल जवाब तो एकदम फटाफट दे ही दोगे, क्योंकि मेरे जो है स्टूडेंट इस प्रकार इतनी काबिलियत है उनमें कि वो जवाब तो कहीं रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, चाहे गलती दे देंगे पर दे देंगे, है ना? कहने का मतलब तीर ऐसा चलाओ जो है सीधा क्या हो जाए, बिल्कुल मतलब वहीं लगे, और नहीं लगे तो भी लोग यूं कहते हैं कि तीर तो बहुत अच्छा चला। ठीक है, चलो वेरी गुड, शानदार जवाब आप लोगों का। यहां पे जो सही आंसर है वो है अपना यहां पर सेरेबेलम, है ना? ध्यान रखना सेरेबेलम। इसको याद रखने की मैं ट्रिक बताता हूं, याद रखने की याद रखने के लिए ट्रिक, याद बस याद रह जाती है। ठीक है, आप याद रखो बेलन का मतलब बेलन यानी बैलेंस। ये रहा बेलन, बी मीन्स बैलेंस, है ना? बैलेंस, ये ध्यान रख लो बस। तो बैलेंस कैसे बनेगा? पोस्चर। ठीक है, पोस्चर से बेलन, है ना? ठीक है, हाँ। टोन्स की बात करें, टोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये कार्डियक, रेस्पिरेटरी, ये है रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है? टोन्स है। न्यूमोटॉक्सिक, ठीक है, यानी CO2 से स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, यदि मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो ये कार्डियोवैस्कुलर प्लस रेस्पिरेटरी सेंटर है। क्या है? सेंटर है। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है अपना? मेडुला ऑब्लंगेटा। और वोमिटिंग का सेंटर भी है ना? ध्यान रखना, वोमिटिंग का भी है, वोमिटिंग, इसकी वजह से वोमिटिंग भी होती है। मेडुला ऑब्लंगेटा की वजह से क्या होती है? वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, हाँ चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर द चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस, डेल्टोइड और डोर्सोग्लूटियल साइट। बताओ अब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप देखते इसे बिल्कुल फटाफट कर दोगे। ये एक भटकती हुई आत्मा कहां चली गई अभी? जो एक आत्मा अभी यहां से गायब हो गई क्लास से। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शानदार जवाब, वेरी गुड। देखो, यदि आप किसी काम को मेहनत और लगन से करते हैं तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हर बार कहता हूं आप लोगों से,
मेहनत करने वाले को सफलता एक दिन निश्चित मिलती है। आपके दृढ़ इरादे होना चाहिए, यदि आपके दृढ़ इरादे हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, यदि आप लोग आज 8 घंटे पढ़ लोगे तो जिंदगी भर सुख में रहोगे। यदि आज आपने 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में आप 12 घंटे काम किसी के यहां पर करने जाओगे, है ना? समझ में आ गया? तो उस 12 घंटे काम करने से बेटर है कि आप खुद के 8 घंटे पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर है वेस्टस लेटरलिस, ठीक है? वैसे तो हम बात करें यहां पर जो है एंटेरोलेटरल साइड कौन सी होती है? एंटेरोलेटरल जो साइड होती है एंटेरोलेटरल, ठीक है? वेंट्रोग्लूटियल साइट अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन साइट है किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। ये एम्स भोपाल के अंदर आया हुआ है, एम्स भोपाल के अंदर। और ये क्वेश्चन तो कई बार, हजारों बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। डेल्टोइड साइट पर, अच्छा मैं आपको बताता हूं, डेल्टोइड जो साइड होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना, हम 1 ml जो है IM दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं अपन? 1 ml IM लगा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम जो डोज होती है 1 ml आप लगा सकते हैं। डोर्सोग्लूटियल के अंदर सिएटिक नर्व इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं, नर्व इंजुरी के चांसेस रहते हैं, चांसेस ध्यान रखना, नर्व इंजुरी के चांसेस हो सकते हैं किसके? सिएटिक नर्व इंजुरी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर वेंट्रोग्लूटियल साइट की बात करें तो इसमें अधिकतम जो है 5 ml दे सकते हैं आप। कितना दे सकते हैं अपन? 5 ml, ठीक है? समझ में आ गया? यदि ऑप्शन में 5 ml नहीं है, हाँ एक्सियल नर्व, वेरी गुड, एक्सियल नर्व डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए जाइगोट कंटेन? 20, 46, 92, 23। यहां पर बात करें अपन जाइगोट कितने क्रोमोसोम रखता है? भाई बताइए जाइगोट कितने क्रोमोसोम रखता है? जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? वेरी गुड। यहां पर अगर सही बात करें अपन तो यहां पर आप लोगों का आंसर बिल्कुल आने लग गया है और मजा भी आ रहा है मेरे को, क्योंकि आप लोग अगर इस शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो आपको असफल होने, मतलब क्या है, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। असफल तो आप हो गए नहीं, जहां तक मेरी विश्वास है वहां तक, क्योंकि जिनका टीचर 7 जगह सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, उनके बच्चे एक जगह तो सिलेक्ट होंगे, ये तो गारंटी है ना? कहने का मतलब, ठीक है? चलो यहां पर बात कर लेते अपन। यहां पर है वो है 46। देखो मैं बताता हूं, देखो क्या बात करें अपन यहां पर जाइगोट क्या हो गया? देखो ये तो एक तो ओवम की बात करें, ओवम और ये क्या है? स्पर्म। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट। तो इसके अंदर होता है 46। अगर बात करें पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज बात, यहां पर देखो 44 जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम्स तो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम। और प्लस जो है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि XY जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं पेयर में ध्यान रखना, पेयर यानी कि जो 2 पेयर्स होते हैं, है ना, वो होते हैं, कौन से होते हैं? वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? यानी कहने का मतलब सीधी सिंपल सी भाषा में बात करें तो 22 ऑटोसोम पेयर्स और 1 पेयर्स कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? यानी कि टोटल हो गए 23 पेयर्स, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? ये होता है ना, ये X और ये Y। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ? फ्लोर, एल्बस, लोकिया, कोलेस्ट्रम, ल्यूकोरिया। ये बताओ आप लोग भाई, ये तो बताओ, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो सब आप लोगों को पता ही होगा, इसमें तो कोई जो है बता दो अब, है ना? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना? चलो, और इसको मैंने पढ़ा भी रखा आप लोगों को,
तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर दिया है, शानदार, वेरी गुड। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम यहां पर सही आंसर होगा। और ये पूछा जाता है कई बार, कोलेस्ट्रॉम कौन सा होता है? येलोइश कलर का होता है, ध्यान रखना, येलोइश कलर का। और इसके अंदर जो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। ये किससे प्रोटेक्ट करता है? इंटेस्टाइनल जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ध्यान रखना, इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉम। और ये पहले कितने? 3 दिन तक निकलता है। पहले जब 3 दिन तक निकलता है, पहले जो दूध आता है उसको 3 दिन तक निकलता है। ल्यूकोरिया की बात करें अपन यहां पर, ल्यूकोरिया का मतलब क्या होता है? व्हाइट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज किससे? वेजाइना से। वेजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसे कहते हैं अपन ल्यूकोरिया। अब ये बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, हार्मोन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन, इसके अलावा क्या है? फंगल इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ल्यूकोरिया। लोकिया की बात करें अपन, लोकिया तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। आपको पता ही होगा, है ना, ये कैसा रेड कलर का होता है ना, रुब्रा, ठीक है, सिरोसा पिंक या येलोइश कलर का होता है। और अगर बात करें अल्बा की, तो ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। डिलीवरी के बाद में ये डिस्चार्ज होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 250 ml तक ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ध्यान रखना, 250 ml तक, ठीक है, समझ में आ गया? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल वेरिएबल अफेक्टिंग हेल्थ स्टेटस? कौन सा आंतरिक वेरिएबल है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है? तो यहां पर कौन सा ऐसा इंटरनल वेरिएबल है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है? सोशल जो है क्या है? सामाजिक सपोर्ट सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक, यानी कि कहने का मतलब यानी कि बात करें अपन जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। बात कर रहे हैं अपन यहां पर जो है अफेक्टिंग हेल्थ स्टेटस, इंटरनल वेरिएबल, इंटरनल की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। अरे भाई इंटरनल वेरिएबल की बात करें भाई मेरे डियर्स, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है ना। चलो सब लोग क्लास में आ गए, आज तो मजा आ रहा पढ़ाने का भी, है ना, थोड़ा सा आनंद आता है जब आप लोग बिल्कुल क्लास में अप टू डेट रहते हो, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल मजा आता है। और मैं कह रहा हूं मेहनत इतनी करो, जी तोड़ मेहनत करो, और सही दिशा और सही डायरेक्शन में मेहनत करो, तो मैं कह रहा हूं सफलता झक मार के आपके कदमों में आएगी, है ना, ठीक है, एक जगह से नहीं, आपका 2-2, 3-3 जगह से नंबर आएगा, इतनी जी तोड़ मेहनत करो। चलो यहां पर बात करते हैं अपन, यहां पर है वो है जेनेटिक। भाई बात कर रहे हैं यहां पर कौन सी बात करें अपन? इंटरनल। ये सब क्या है? एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे? जैसे मान लो ये आदमी, भाई ये आदमी, ये इसकी बॉडी ये, तो मेरी बात सुनो, ये तो सब बाहर से अफेक्ट करते हैं, सब बाहर से अफेक्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, है ना, कल्चर, ये सब बाहर से अफेक्ट करते हैं। लेकिन जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक जो है ना अंदर से अफेक्ट करता है इसको, अंदर से अफेक्ट करता है इसको, ध्यान रखना, अंदर से अफेक्ट करता है इसको, ठीक है, बिल्कुल, है ना। पेपर को फोड़ देना, मैं कह रहा हूं पेपर को फोड़ देना। देखो मैं जब भी एग्जाम देने जाता था, मैं हमेशा एग्जाम के समय में इसी चीज को सोच के जाता था मैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, चाहे पेपर कैसे भी आ जाए, चाहे पेपर कहीं से भी आ जाए, लेकिन हमें सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आज हेमंत सर के पास कम से कम 7 से ज्यादा अपॉइंटमेंट रखे हुए हैं, है ना। शायद ही मेरे को लगता है कोई टीचर के पास हो गए, बहुत सारे टीचर्स जो है मतलब एक आध बार, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन सब लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि हमारे पास 7 जगहों के अपॉइंटमेंट है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? प्लाज्मोडियम, एंटेरोहिस्टोलिका, क्लोस्ट्रिडियम स्पाइरोचिट, किसे कहते हैं अपन, यानी कि मलेरिया का जो है पॉजिटिव क्या है, बताइए। यहां पर देखो मैं आपको मैं बता देता हूं, मेरी रियल लाइफ की अगर मैं बता देता हूं, जब मैं स्टडी करता था, ये कौन, जब मैं स्टडी करता था, तो आपको मैं बता दूं कि मैं जब स्टडी करता था तो लगभग 10 घंटे, एग्जाम के समय की बात कर रहा हूं मैं,
डेली रूटीन था मेरा 8 आवर्स, 8 आवर्स से कम मैं स्टडी नहीं करता था, बिल्कुल भी 8 आवर्स से कम स्टडी नहीं करता था मैं। एग्जाम के समय में, एग्जाम के 1 महीने पहले, एग्जाम के 1 मंथ या 2 मंथ मान लो, 1 to 2 मंथ, यदि हमें पता है कि 1 to 2 मंथ बाद एग्जाम होने वाला है, मैं यहां पर जो स्टडी ऐसी करता था, ऐसी स्टडी करता था कि जो नहाता भी है ना, नहाता भी मैं है ना 2-2 दिन में नहाता था। अब आप सोचेंगे छी सर, हेमंत सर तो बहुत गंदे, मैं 2-2 दिन में नहाया करता था स्टडी जब करता था उस समय। मैं आपको बता 2-2 दिन में नहाया करता था, खाना खाने का तो टाइम का मेरे को पता नहीं चलता था, ठीक है। तो जब आप ऐसी जी तोड़ मेहनत करोगे ना, सफलता खुद चल के आपके कदमों के अंदर आएगी और आपको ये कहेगी कि मैं आप मुझे प्राप्त कर लो, है ना। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखो, है ना, और मेहनत करो जी तोड़। यहां पर सही आंसर क्या होगा भाई, फटाफट आंसर बताओ। यहां पर जो सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम एंटेरो एमोवेस्टोलिका, तो यहां पर सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजाति है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये अलग अलग प्रजाति है। सेरेब्रल प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अमोबियासिस, ठीक है, और इसकी वजह से डिसेंट्री भी होती है, डिसेंट्री, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस से टिटेनस होता है, नस या लॉक जो अपन कहते हैं, अपन लॉक जो डिजीज होती है। स्पाइरोकिट से सिफिलिस होता है, सिफिलिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सिफिलिस होता है ना। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। हाँ, तो जॉब तो लग जाएगा आपका। बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांजिट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स एंड रेबीज, टाइफॉइड एंड कोलेरा। यहां पर बात करें अपन, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कंटामिनेटेड फूड से ट्रांसमिट होती है, बताओ सही आंसर बताओ भाई, कौन सी ऐसी बीमारी जो कंटामिनेटेड फूड से ट्रांसमिट होती है। बहुत शानदार जवाब, ठीक है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, शानदार, है ना। यहां पर जो सही आंसर क्या रहेगा अपना, कौन सी ऐसी बीमारी है, यहां पर जो बीमारी है वो रहेगी अपनी यहां पर डी वाली। देखो अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेट बताता हूं, ये जो भी क्वेश्चन है ये पुराने पेपर के हैं, अभी मैंने जो थोड़े दिन पहले पेपर हुआ था उसी पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहां पर बात करें अपन, टाइफॉइड एंड कोलेरा, ये दोनों क्या है, जो है फीकल ओरल रूट से फैलते हैं और दोनों कंटामिनेटेड वाटर से फैलते हैं, किससे, वाटर से, ठीक है। और फीकल ओरल रूट, अगर हम बात करें टाइफॉइड, तो टाइफॉइड तो वाटर से फैलेगा, लेकिन ये जो है ये किसे, एयरबोर्न, ठीक है। ये जो मीजल्स है ये ड्रॉपलेट है ना, ये एयरबोर्न है, ये एयरबोर्न है ना, ये, और ये क्या है, इनोकुलेशन है ना, या फिर जूनोसिस, है ना, जूनोटिक डिजीज है, क्या इनोकुलेशन से, है ना, ठीक है। रेबीज जो डॉग बाइट से होता है, ठीक है, समझ में आ गया, डॉग बाइट से होता है रेबीज, ठीक है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। When a client exposed to an antigen through illness or vaccination, the immune system develop eosinophil, erythrocyte, macrophage, antibodies। भाई ये तो सीधा सा आंसर है, इसका तो आप लोग बिल्कुल ऐसे जवाब दे दोगे। कहने का मतलब जब एक पेशेंट है जो वैक्सीन से एक्सपोज होता है तो क्या डेवलप करता है, बताओ। वेरी गुड, सीता बास्के, रश्मिता प्रधान, बहुत अच्छा। भाई अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करो, है ना, जो भी आपके मित्र लोग हैं एचटीएम के एकेडमी के बारे में उनको बताओ, क्योंकि एचटीएम के एकेडमी मतलब हमेशा आप लोगों के साथ में, कहते हैं ना, हमेशा आप लोगों के साथ में, आज भी साथ में, कल भी साथ में, ठीक है, हमेशा आप लोगों के साथ में, ठीक है। बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर बताइए सही आंसर, वेरी गुड, यहां पर सही आंसर है वो एंटीबॉडीज बनती है। भाई कोई भी एक्सपोजर होता है एंटीबॉडीज बनती है। मैं एंटीबॉडीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। यहां पर जो है एक एंटीबॉडी है आईजीएम एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडी है, ये क्या होती है, ये जो एंटीबॉडी है यदि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यही बनती है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। यदि एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में ये होती है।
इसके अलावा था IgA, आपको मैंने बता ही दिया, ये प्लेसेंटा से पास होती है। सॉरी प्लेसेंटा से नहीं, किसे, जो ब्रेस्ट मिल्क से, ब्रेस्ट मिल्क से होती है। और ये किससे होती है, IgG, है ना, IgG प्लेसेंटा से पास होती है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। इओसिनोफिल की बात करें तो ये अस्थमा के अंदर राइज होता है, अस्थमा के अंदर राइज होता है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, जो आरबीसी होती है उसका नाम इरिथ्रोसाइट है। और आरबीसी का लाइफ स्पान जो है 120 डेज होता है। कितना होता है, 120 डेज होता है किसका, आरबीसी का लाइफ स्पान। ठीक है, मैक्रोफेजेस अलग अलग जो है, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग मैक्रोफेजेस पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे कुपर सेल्स हो गया, वो अलग अलग जो है मैक्रो, यानी कि एंगल्फ करने वाली, ठीक है, जो है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अनदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, मुदेलियर कमिटी, भौर कमिटी, मुखर्जी कमिटी, चड्डा कमिटी। यहां पर अदर नेम क्या है, अदर नेम का नाम चेंज, हाँ बताओ यहां पर अनदर नेम ऑफ डेवलपमेंट कमिटी, अनदर नेम क्या है डेवलपमेंट कमिटी का, है ना। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर मैंने आप लोगों को एक बता रखा, कौन सा, बीडी, 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 बीडी मतलब, डी मतलब डेवलपमेंट, एमपी, एमपी, एमपी मतलब प्लानिंग, प्लानिंग, है ना। चड्डा, जो चड्डा पहरे उसको मच्छर काटते हैं, तो ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए देते हैं। ठीक है, हाँ चला, ठीक है। यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपने, यहां पर जो है सही आंसर है वो है भौर डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से फास्ट कर लेते हैं अपन, बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर कैजुअलिटी हैविंग एन अस्थमेटिक पेशेंट, गिव प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, ले द casualty down and raise their leg, advise to casualty to lay down and prone position, sit quietly leaning forward on the support। यहां पर बात करें अपन, जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए आप क्या करोगे, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए आप क्या करोगे। अरे भाई अस्थमा की बात कर रहा हूं मैं, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए आप क्या करोगे, बताओ यहां पर सही आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ भाई, फटाफट बंदूक की गोली की तरह आंसर आना चाहिए, रैपिड फास्ट आंसर आना चाहिए। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड। यहां पर जो सही आंसर है वो है कौन सा, सिट क्वाइटली एंड लीन फॉरवर्ड टू द सपोर्ट, है ना। बेचारे को बिठा देना है, ऐसे ही है, क्या है, ऐसे पेशेंट को अपन को बिठा देना है ना, ऐसे पेशेंट को अपन को बिठा देना, सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठा रहे भाई, है ना, चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप नहीं बैठेगा तो क्या होगा, चुपचाप बैठा रहे, ऐसा बिठा देंगे पेशेंट को, चुपचाप बैठ जा, है ना। क्यों बैठ रहा है क्वाइटली, चुपचाप, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, है ना। ठीक है, और ऐसे मतलब एक तरह से ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोनिक पोजीशन दे देंगे। इससे क्या होता है, जो लंग्स है वो पूरे एक्सपांड होते हैं, जो लंग्स है, लंग्स क्या हो गए, एक्सपांड होंगे अच्छे से। ठीक है, ये अपन नहीं करेंगे, पेलेंटी फूड वाटर भी देंगे, लाई डाउन भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, समझ में आ गया, हाँ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी मोडल एनाल्जेसिया फॉर मैनेजिंग कैंसर पेन ऑफ द पेशेंट, यूज बोथ ड्रग्स एंड डाइवर्जन थेरेपीज, यूज सेडेटिव्स, यूज काउंसलिंग एंड मेडिकेशंस, यूज बोथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड ऑपोइड। यहां पर बात करें मल्टी एनाल्जेसिया, मल्टी एनाल्जेसिया। ठीक है, तो मल्टी एनाल्जेसिया की बात करें अपन, यहां पर बताओ, तुक्का लगा दो, अगर नहीं आ रहा तुक्का मार देना। ठीक है, तुक्के में रहने दो, तुक्का को लगाने दो। यहां पर सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड। यहां पर सही आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे से, तुक्का भी नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल एकदम से पक्का ही है आप लोगों का। चलो शानदार जवाब आप लोगों का, सही आंसर, यहां पर सही आंसर है वो है डी वाला, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ऑपोइड।
ओपोइड की बात करें अपन, यहां पर अगर नॉन स्टेरॉइड NSAIDs जितने भी आते हैं, कौन से, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, है ना, आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है NSAID है, ठीक है, इटारोक्सिब, ये सब इटारोक्सिब है, ये एंटीन में। अगर हम बात करें ओपोइड की तो इसमें आता है, कौन आते हैं, इसमें अलग अलग है, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक आता है इसमें भी, ठीक है, और सेमी सिंथेटिक आता है। फिर मैं सबका निकाल देता हूं, मॉर्फिन, है ना, कोडिन, है ना, मॉर्फिन, कोडिन, ये सब इसमें आते हैं। इसका फेंटानाइल, एक नाम और आपने सुना होगा ट्रामाडोल, ठीक है, ट्रामाडोल, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं कौन से, पेन किलर। तो ये ने दोनों को मिक्स करके देते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन, ठीक है। चलो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट टू बी स्ट्रेस्ड while providing the health education regarding exclusive breastfeeding to postnatal mother। कहने का मतलब जो है, आप postnatal mother को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप किस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। बेबी इज नॉट गिवन एनी अदर फूड और फ्लूइड एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और कुछ नहीं देना है। बेबी इज गिवन टू ओनली ब्रेस्ट फीड फॉर 3 months एंड स्टार्टिंग वीनिंग देयर आफ्टर, 3 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग देना, उसके बाद में वीनिंग स्टार्ट कर देना। बेबी इज गिवन ब्रेस्ट फीडिंग अलोंग विद वाटर व्हेन रिक्वायर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में पानी देना। बेबी इज गिवन ब्रेस्ट फीडिंग एंड सेमी सॉलिड फूड, यानी कि बेबी को सेमी सॉलिड फूड के साथ में जो है देना। यहां पर सही आंसर क्या भाई, बताओ, वेरी गुड, सही आंसर बताओ। मेरे को लग रहा है कई स्टूडेंट की नेट खत्म हो चुकी है ना। चलो जल्दी से आपको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब दिया है आप लोगों ने। देखो यहां पर सही आंसर है वो है अपना है पहला वाला, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि 6 month तक जो ब्रेस्ट फीडिंग अपन देते हैं, यहां पर आपको कुछ भी नहीं देना, नथिंग देना, सिर्फ ओनली नथिंग, सिर्फ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग देना है। इसको क्या देना, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, ध्यान रखना यही देना आपको, और कुछ नहीं देना, दुनियादारी कोई भी चीज नहीं देनी इसको, ठीक है। चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, ये तो सब अपने यहां पर सही आंसर नहीं है, ठीक है। When a patient admitted to the hospital, the nurse response should be no reactive at all, receive with courteous manner, much hurried, apprehensive regarding complexity of the patient illness। कहने का मतलब एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में तो आपको क्या करना है ना, हॉस्पिटल में आया तो आपको क्या करना है भाई, मैंने एक दिन शायद आपको बताया था, पेशेंट अपना क्या है, भगवान है, भगवान, ठीक है, समझ में आ गया। अरे एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग टू पेशेंट जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इलनेस, ये कैसे होगा भाई, मेरी बात सुनो, किसी भी आदमी को अपने यहाँ पे बिल्कुल अपनों क्या, हाँ अब आप लोग है ना गलत सा टिका रहे हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी वाला सही आंसर है, ठीक है। पेशेंट को, जब भी पेशेंट अस्पताल में आता है तो आपको उसको क्या कहना चाहिए, तुरंत उसको रिसीव करना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि पेशेंट से अपनी दुकान चल रही है तो पेशेंट को अच्छे से क्या है, रिसीव करना है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन, है ना, नो रिएक्टिव आल और एप्रेंसिव इलनेस, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ओनली वेन इन द बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रीच ब्लड इन इज द पल्मोनरी वेन, कोरोनरी वेन, एओर्टिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी कौन सी ऐसी वेन है, कौन सी ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेरी गुड, शानदार जवाब, बहुत शानदार जवाब दिए, वेरी गुड। ऐसे आपके जो जवाब देते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे स्टूडेंट रुकने वाले नहीं है, अब वंदे भारत ट्रेन की तरह फास्ट गति से चलेंगे, तीव्र गति से। मैं भी अब मेरे स्टूडेंट को एक तरह से वंदे भारत की तरह हरी झंडी दे रहा हूं एग्जाम में क्रैक करने के लिए। वाह वेरी गुड, बहुत शानदार। तो यहां पर जो सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है पल्मोनरी वेन।
आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर बात करें ऑक्सीजनेटेड की, तो दो हमारे अपवाद होते हैं। अपवाद किसे कहते हैं अपन? अपवाद। अपवाद, अपवाद का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या कहें अपन? मतलब हिंदी में अपवाद कहते हैं। कहने का मतलब एक तरह से, हाँ, दो चीजें ऐसी होती है हमारी जो जिनमें अपन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस में पाया जाता है? देखो, एक तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, वेन में इसमें पाया जाता है। दूसरा है अम्बिलिकल वेन, कल वेन, ध्यान रखना इनमें, इनके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ध्यान रखना, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड नहीं पाया जाता, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये दोनों अपवाद हैं, ठीक है। जबकि आर्टरी के अंदर क्या होता है? आर्टरी के अंदर क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है? प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन ये क्या है? ये अपवाद है। अपवाद, दो ऐसे अपवाद है हमारी बॉडी में। तो यहां पर इसके अलावा देखो, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी अशुद्ध होगा, हेपेटिक में भी अशुद्ध होगा, है ना। तो यहां पर सही आंसर होगा, यहां पर ए वाला सही आंसर होगा, ठीक है। चलो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू डिक्रीज डाइटरी इंटेक, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, रिड्यूज आयरन एब्जॉर्प्शन, हीमोडाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा। तो कहने का मतलब यहां पर बात करें अपन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया क्यों होता है? किस वजह से होता है अनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान? वेरी गुड, बताओ बताओ भाई, फटाफट जल्दी से बताओ आंसर, आप लोग बताओ क्यों होता है। गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग। प्रेगनेंसी के अंदर जो अनीमिया क्यों होता है, इसके पीछे कारण है वो हीमोडाइलेशन, यानी कि जो क्या होता है मेरे का, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? ब्लड क्या डाइल्यूट हो जाता है। भाई मेरी बात सुनो, हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कितना 7 लीटर का लगभग क्या होता है, लगभग 7 लीटर का लगभग ब्लड होता है, या 6 पॉइंट, मतलब क्या, मतलब बात करें अपन 5 से ऊपर होता है, 5.6 से लगभग 6 लीटर का लगभग होता है, मतलब 7% ब्लड होता है। तो इसमें क्या होता है? फ्लूइड बढ़ जाता है ना, फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है ना। तो फ्लूइड लेवल से बढ़ने की वजह से क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने से क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। ध्यान रख लेना कभी भी। हाँ, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जब भी अनीमिया का पेशेंट आपके अस्पताल में एडमिट होता है तो कभी भी उसको अपन जो है अनीमिया वाले पेशेंट को, ध्यान रखना, उसको फ्लूइड कभी भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर फ्लूइड देना भी है तो बिल्कुल स्लो मात्रा में उसको फ्लूइड देते हैं, यदि अनीमिया वाला पेशेंट है तो, ठीक है। यहां पर बात करें डाइटरी इंटेक, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, ये अलग कंडीशन है, इसमें तो जो है बोन मैरो की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से होता है। डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन है जो है, यदि स्टोमक को यदि सर्जरी कर दी है तो उस कंडीशन में आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, सब इन्वल्जन, बर्थ इंजुरी, प्यूपेरियल सेप्सिस। यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे कॉमन कोज कौन सा है पोस्टपार्टम हेमोरेज का? तो बताइए भाई, सबसे कॉमन कोज कौन सा है पोस्टपार्टम हेमोरेज का? सही आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब। ऐसे जब जवाब देते हैं तो मेरा दिल बिल्कुल क्या हो जाता है, क्या होता है, बिल्कुल एकदम से दिल गार्डन हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अगर ऐसा जवाब देंगे तो फिर मेरे को तो मजा आएगा ही सही, क्योंकि मजा तभी आता है जब स्टूडेंट के जवाब आते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है क्या है अपना, यहां पर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। मैंने आपको बताया था 80% कोज यही होता है, 80% कोज यही होता है किसका? एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा थर्ड स्टेज मिसमैनेजमेंट, ये भी इसके लिए सबसे जो है कोज है, थर्ड स्टेज मिसमैनेजमेंट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये यहाँ पर प्यूपेरल सेप्सिस, ये इतना ज्यादा नहीं, बर्थ इंजुरी, प्यूपेरल सेप्सिस, ठीक है। ये बर्थ इंजुरी होगी तो ये मतलब जो है हेमेटोमा बन जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन है वो ही है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन यूट्रस की मसाज करते हैं, ध्यान रखना, यूट्रस जो है मसाज,
है ना, यूट्रस मसाज, ठीक है। प्यूपरल सेप्सिस तो यानी कि कहने का मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना बाद में। सब इन्वॉल्व का मतलब होता है कि धीरे धीरे मतलब जो है, हाँ जो है यूट्रस है वो उस स्थिति में नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन। स्लीप वॉकिंग इज नोन एज सीजर, सोमनोलक्की, ब्रुक्सिज्म और सोमन एम्बोलिज्म। यानी कि स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं अपन? स्लीप वॉकिंग है ना, नींद में चलना, ठीक है। नींद में कई बार बच्चे ना सीधे नींद में उठ के ना चलने लगते हैं, है ना। क्या होता है जो है, क्या हो यहाँ पर सही आंसर क्या है? वेरी गुड, नींद में चलने लगते हैं, वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे अपन? इसे कहेंगे अपन सोमनो एम्बोलिज्म। क्या कहेंगे? सोमनो एम्बोलिज्म, यानी कि रात में चलने लगते हैं, रात में जो है चलने लगते हैं, रात नहीं, नींद ये कहते हैं नींद है ना, नींद में चलने लगते हैं, ठीक है। रात में नींद में चलने लगता है ना, ऐसे नींद में उठ के चलने लग जाएंगे बच्चे, ऐसे उठ के चलने लग जाएंगे नींद में, है ना। सुमन, ठीक है। सीजर तो अलग चीज है ना। इसकी सीजर क्यों आता है? अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, इसमें ब्रेन में, इसलिए सीजर आता है, ठीक है। इसके लिए मेरी बात सुनो, स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिक्स के लिए जो दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो कौन सी है? स्टेटस एपिलेप्टिक्स के लिए जो दवा है वो क्या देते हैं अपन? लोराजेपाम, ठीक है। डाइजेपाम या लोराजेपाम है ना भैया, बेंजोडाइजेपिन जिसे कहते हैं अपन, लोराजेपाम, ये इसके लिए दवा। सोमनोलॉकी यानी कि नींद के अंदर, स्लीप के अंदर क्या है? बोलने लगता है ना, रात में सोता बोलने लगता है, ये है ना। जैसे मान लो हेमंत सर नींद में बोल रहे हैं आज ये क्लास है, दिस इज द क्वेश्चन करेक्ट है और ये आंसर इसका सही है, बस नींद में बोलने लग रहा है ना, नींद में बड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ब्रोकरिज्म जो है दांत पीस रहा, रात में दांत पीस रहा है, नींद में दांत पीस रहा है, कहते हैं नींद में दांत ऐसा कर करके, ठीक है, वो है, ठीक है। चलो अब अपन जो है नेक्स्ट क्लास है ना, अब कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है। चलो अब बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो और शानदार तरीके से तैयारी करो, यदि आप लोगों को आपकी मंजिल को पाना है तो, ठीक है। मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है। पंख लगने से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए अच्छे से मेहनत करो और शानदार तरीके से मेहनत करो, और जो भी आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिस गोल को आप चाहते हैं, उसको अपने ध्यान में रखकर इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके कदमों में चूमने लग जाए, ठीक है। एक जगह की जगह 10-10 जगह के अपॉइंटमेंट आपके हाथों में रहे, और आपसे ये चूज करने के लिए आपको दिमाग इस चीज के लिए खपाना पड़े कि अब मैं कौन सी ज्वाइनिंग करूं, यहां की नौकरी ज्वाइन करूं या वहां की नौकरी ज्वाइन करूं या इधर की नौकरी ज्वाइन करूं, है ना। इसलिए ये ना सोचना पड़े कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है। यदि आपको नंबर लाना है तो जी तोड़ मेहनत करिए, और बहुत जी तोड़ मेहनत का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके आप हम्बाली करने लग जाओ। मेरा मानना ये कि अच्छी मेहनत करो, ताकि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और जो आप चाहते हैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखकर आप मेहनत करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।